Hello and welcome in BSc फाइनल ईयर बॉटनी। बॉटनी में आपके जो थर्ड पेपर है उसमें फर्स्ट यूनिट का पहला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीन कॉन्सेप्ट, मेंडल टू मॉलिक्यूलर लेवल। जीन कॉन्सेप्ट में आपको डेफिनेशन ऑफ जीन कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ, क्लासिकल जीन कॉन्सेप्ट, मॉडर्न जीन कॉन्सेप्ट, जो भी हिस्ट्री है इसकी वो पढ़नी है। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन काफ़ी बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जीन को पूरे न्यूक्लिक एसिड अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक कार्यात्मक जीन उत्पाद के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड या किसी भी प्रकार का आरएनए हो सकता है। संरचनात्मक जीन के अलावा इसमें सभी नियंत्रण अनुक्रम और गैर कोडिंग इंट्रॉन्स भी शामिल है। इंग्लिश में देखें, gene is defined as the entire nucleic acid sequence that is necessary for the synthesis of functional gene product, which may be polypeptide or any type of RNA. In addition to structural gene, that is coding gene, is also include all the control sequences and non-coding introns. ये डेफिनेशन थोड़ी सी टफ लग रही है, लेकिन अगर आप इसकी एक एक जो भी इसमें पॉइंट है उसको देखेंगे तो ये इजी हो जाएगी, उसको समझने की कोशिश करें। पूरे न्यूक्लिक एसिड अनुक्रम, आपको पता है कि जीन क्या है? डीएनए का एक फ्रेगमेंट है, एक टुकड़ा है जहाँ से एमआरएनए का सिंथेसिस होता है। जो एमआरएनए जितना पार्ट डीएनए का एक हेलिक्स बनाता है उसको हम जीन कहते हैं, जो एमआरएनए जाके आगे एक प्रोडक्ट का निर्माण करता है। डायग्राम देखिए। ये जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस में आपको क्रोमोजोम दिख रहे हैं और क्रोमोजोम में सुपरकॉइल्ड होकर डीएनए पाया जाता है। डीएनए वाटसन क्रिक का मॉडल आपने पढ़ रखा है। डीएनए में 4 टाइप के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन। ये चारों का एक पर्टिकुलर क्रम होता है। जैसे यहाँ पे एक ये जो जीन लिखा हुआ है, एक जगह से शुरू हो रहा है, एक जगह ख़त्म हो रहा है। तो ये जीन क्या है? जीन कोई एक स्पेसिफिक अलग से चीज़ नहीं है, डीएनए का ही एक विशेष क्षारों का अनुक्रम है। अगर यह जाकर एक किसी पर्टिकुलर एमआरएनए का निर्माण करता है तो ये सारा कोड उसका जीन कहलाता है। और ये जो सीक्वेंस है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है और बहुत रेयरली चेंज होती है। जब चेंज होती है तो हम कहते हैं म्यूटेशन हो गया। फिर से आप डेफिनेशन देखिए। तो एंटायर न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस है, और किस लिए यह ज़रूरी है? क्योंकि यह क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ फंक्शनल जीन प्रोडक्ट, एमआरएनए बनाता है। और एमआरएनए के बाद उस जीन प्रोडक्ट क्या है? विच में बी पॉलीपेप्टाइड और एनी टाइप ऑफ आरएनए। हम ये देखते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एमआरएनए के ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते हैं। आप उसको थोड़ा सा वापस अपडेट करने की कोशिश करें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉलीपेप्टाइड और एनी टाइप ऑफ आरएनए, जीन के द्वारा सारे तरह के आरएनए बनते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। सिर्फ एमआरएनए ही है जिसके द्वारा आगे जाके प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, लेकिन बाकी तरह के दोनों आरएनए भी इस सिंथेसिस में यूज़ होते हैं जो जीन के द्वारा ही बने हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आरआरएनए जो बन रहा है या टीआरएनए बन जा रहा है वो कहीं कुछ जाके कोई और प्रोडक्ट बने। तो आप इसको याद रखिए कि जो जीन प्रोडक्ट है वो पॉलीपेप्टाइड हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है। इसके अलावा लिखा है इन एडिशन टू स्ट्रक्चरल जीन, जो हम जीन पढ़ते हैं जहाँ से क्रम शुरू होता है जहाँ जाके एंड होता है, उसके साथ साथ इसमें कंट्रोल सीक्वेंसेस और नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, एक्सॉन्स वगैरह। ये आपने आरएनए एमआरएनए की जो एडिटिंग होती है उसमें एक्सॉन्स रिमूव किए जाते हैं, इंट्रॉन्स को आगे किया जाता है। तो एक्सॉन्स भी उसमें शामिल हैं। और कंट्रोल सीक्वेंसेस का क्या मतलब है?
लैक ऑपेरॉन कभी पढ़ा हो आपने, आप जीन के अप स्ट्रीम में कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जो उस जीन को कंट्रोल करते हैं, ऑपरेटर, प्रोमोटर, रेगुलेटर, ये सब भी उस जीन के अंदर इंक्लूड होते हैं। सिर्फ जहाँ से जीन स्टार्ट होता है ये ज़रूरी नहीं है कि वहीं से जीन उसको कहा जाए, उस स्ट्रक्चर की जीन में सारे कंट्रोलिंग सीक्वेंसेस भी इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो जीन कॉन्सेप्ट है वो आप दो टाइप से इसको थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो क्लासिकल जीन कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल जीन कॉन्सेप्ट और मॉडर्न जीन कॉन्सेप्ट में अंतर क्या है? जो क्लासिकल जीन कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है इट इज़ द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑक्यूपाइंग डेफिनेट पोजीशन ऑन द क्रोमोजोम, ये लगभग दोनों में सेम ही है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर फिनोटाइपिक कैरेक्टर, किसी भी विशेष लक्षण जो भी है उसके लिए यह एक डेफिनेट पोजीशन पर जीन पाया जाता है क्रोमोजोम्स पर। यह मेनली सटन एंड बोवेरी आपने पढ़ा होगा, उनके द्वारा दिया गया। और मॉडर्न जीन कॉन्सेप्ट क्या करता है, क्या कहता है? जीन इज़ द यूनिट ऑफ फंक्शन कोडिंग फॉर वन पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पर लिखा है कि फिनोटाइप कैरेक्टर, ये ज़रूरी नहीं है कि हर जीन के द्वारा किसी कैरेक्टर का निर्माण हो। बहुत सारे जीन ऐसे होते हैं जिनके द्वारा, जैसे RNA है तो RNA जाके आगे कुछ नहीं बनाता, वो सिर्फ इन्वॉल्व होता है बाकी सभी प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। तो यूनिट ऑफ फंक्शन कोडिंग फॉर वन पॉलीपेप्टाइड एंड यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, आगे इनहेरिट भी हो रहा है, और वह जो इन रिकॉम्बिनेशनल यूनिट के द्वारा उसको डिवाइड भी किया जा सकता है। ये बेंजर ने दिया था, हम बेंजर के एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो उसमें रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इसको याद रखें। यह एक डायग्राम है जिसमें ये जो DNA है, DNA में एक पर्टिकुलर जगह से mRNA बन रहा है, mRNA की स्प्लाइसिंग होती है, एडिटिंग होती है, उसके बाद जब वो बाहर आता है तो उसके द्वारा सबसे एंड प्रोडक्ट जो बनता है, प्रोटीन लिखा है इसमें, लेकिन आपको याद रखना है कि मॉडर्न डेफिनेशन और मॉलिक्यूलर डेफिनेशन लिखते वक्त पॉलीपेप्टाइड या RNA लिखें। हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले जहाँ से हम शुरू करते हैं, सबसे पहले जो फादर ऑफ जेनेटिक्स जिनको कहा जाता है, ग्रिगोर जॉन मेंडल। आपको पता है कि इन्होंने जब जितने भी रूल्स दिए थे वहाँ पर एक डोमिनेंट फैक्टर बताए थे, रेसेसिव फैक्टर्स बताए थे, और ये कहा था कि कुछ फैक्टर्स हैं जो एक पीढ़ी से आगे की पीढ़ी में पास आउट होते हैं। तो उनके हिसाब से जब तक जीन वर्ड नहीं दिया गया था, उन्होंने जीन को एज ए फैक्टर डिफाइन किया। उसके बाद सबसे पहले जो टर्म जीन थी वो जोहानसन ने दी थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बात पूछा जाता है कि जीन टर्म किसने दी। उसके बाद जो ER गैरड हैं, उन्होंने वन जीन वन प्रोडक्ट थ्योरी दी। इतनी इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप जब स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से शुरू होता है तो आप याद रख सकते हैं इसको भी। बैटसन एंड पुनेट ने कई लिंकेज के एक्सपेरिमेंट किए थे, और उन्होंने इसको जीन को एज ए डिटरमाइनर के रूप में कहा था कि कुछ डिटरमाइनर होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, कुछ रेसेसिव होते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट थ्योरी थी TH मॉर्गन की जीन थ्योरी, 1926 में TH मॉर्गन ने 1926 में थ्योरी दी, जीन थ्योरी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि क्रोमोजोम्स पर जीन जो है वो रैखिक क्रम में अरेंज होते हैं, बीड्स की तरह, जैसे मोतियों की माला पर मोती अरेंज होते हैं, स्ट्रिंग ऑन बीड्स, इस तरह की उन्होंने, और ये उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। लेकिन जब डिस्कवरी हुई DNA की, वाटसन क्रिक मॉडल जो आया,
उसके बाद इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जो जीन है वो डीएनए के बने होते हैं, जीन कोई अलग से फिजिकली सेपरेबल यूनिट नहीं होती है, डीएनए का ही एक पार्ट होती है। उसके बाद बीडम एंड टैटूम 1941 में उनकी जो थ्योरी आई थी, वन जीन वन एंजाइम। आप ऊपर देखिए, पहले एक थ्योरी आती है वन जीन वन प्रोडक्ट, कि एक जीन के द्वारा कोई प्रोडक्ट बनता है, वो स्पेशली एक नहीं है कि कौन सा है, प्रोटीन है, क्या है। लेकिन बीडम एंड टाटूम ने कहा कि जो जीन है वो एंजाइम बनाता है। सारे जीन, मतलब प्रत्येक जीन लास्ट में जाके एक एंजाइम बनाता है ट्रांसलेशन के द्वारा। इसके बाद जो हर्शे एंड चेज के आपने चूहे वाले एक्सपेरिमेंट पढ़ रखे हैं, उसमें आपको बताया गया है, उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि जो जीन है वो डीएनए से ही बना है। उसके बाद जो बेंजर हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेंजर का मॉडर्न जीन कंसेप्ट है, लास्ट में यही सबसे मॉडर्न थ्योरी है जीन कॉन्सेप्ट की। उन्होंने कहा कि जीन को भी डिवाइड किया जा सकता है। जो सबसे पहले की थ्योरी थी उसमें जीन को लास्ट यूनिट कहा था, लेकिन उन्होंने जीन को भी 2-3 पार्ट में अलग अलग तरह से, जैसे जो फंक्शनल यूनिट होती है उनको सिस्ट्रॉन कहा, जितने फ्रेगमेंट में म्यूटेशन हो सकता है उसको म्यूटॉन कहा, जितनी जगह पर जितने फ्रेगमेंट में रिकॉम्बिनेशन हो सकता है उन्होंने उसको रिकॉन कहा। ओके, तो ये सब उन्होंने कहा कि फंक्शनल सिस्ट्रॉन यूनिट है, रिकॉम्बिनेशन की रिकॉन यूनिट है, और म्यूटेशन की म्यूटॉन यूनिट है। तो जीन को भी उन्होंने अलग अलग 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल आप जानते हैं, जिसमें उन्होंने डीएनए की डिटेल में मॉलिक्यूलर थ्योरी दी।